नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का सारथी एकेडमी के इस YouTube चैनल पर, सारथी एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे वर्ष 2022 का करंट अफेयर्स। इसी के साथ दोस्तों, जी हां, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अगस्त 2022 की राजस्थान समसामयिकी की कि अगस्त 2022 में जो भी हमारा राजस्थान का करंट अफेयर्स था उसको दोस्तों हम लोग एक या फिर दो क्लास में जल्द से जल्द इसको समाप्त कर देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों शुरुआत करता हूं मैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स के भंडारे की कि राजस्थान करंट अफेयर्स क्या बना था अपने पास में अगस्त माह में। इसी के साथ देखते हैं दोस्तों, पहली खबर क्या थी अपने पास में, राजस्थान समसामयिकी। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं, नोट्स में डाल देना, अपनी खोपड़ी में भी छाप देना कि राजस्थान समसामयिकी हम लोग पढ़ने वाले हैं। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 जारी। दोस्तों पहले भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं सितंबर माह के करंट अफेयर्स में कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 जारी कर दी गई थी। और इससे संबंधित खबर दोस्तों अगस्त में भी हमें देखने के लिए मिली थी कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 जारी 27 अगस्त 2022 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन मिल गया। दोस्तों तारीख क्या थी अपने पास में, याद रखना, 27 अगस्त 2022 जो था वह दिन था जब इस राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन मिल गया। खोपड़ी में छापना, कब मिला दोस्तों मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदन इस राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 को? तो 27 अगस्त के दिन। कब मिला था मेरे शेर जीतों, मेरे लालो लालियों? तो खोपड़ी में फिट करना, 27 अगस्त 2022 के दिन मंत्रिमंडल के द्वारा इस राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 को मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदन मिल गया था अपने पास में। क्यों लाई गई है दोस्तों यह राजस्थान हस्तशिल्प नीति? इसका उद्देश्य क्या है? किसी भी परीक्षा में अगर लिख के आना पड़ जाए कि राजस्थान में इस राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 को क्यों लाया गया है अपने पास में, तो विलुप्त हो रही हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए क्यों लाई गई है मेरे शेर चित्तों। खोपड़ी में बिल्कुल से एकदम से आप लोग फिट कर दीजिए कि विलुप्त हो रही हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जाएंगे। जो दोस्तों राजस्थान की विभिन्न हस्तकलाएं हैं वो निरंतर समाप्त होती जा रही है, निरंतर उनका पतन होता जा रहा है। इसीलिए जो विलुप्त हो रही हस्तकलाएं हैं उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए दोस्तों यह हस्तशिल्प नीति 2022 जो है वह जारी की गई है अपने पास में। प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में, दोस्तों यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में राष्ट्रीय स्तर के हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों पूछ लिया जाए किसी भी परीक्षा में कि प्रत्येक वर्ष हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन जो है वह राजस्थान में कब किया जाएगा, तो मेरे शेर चित्तों नोट्स में लिख दीजिए, दिमाग की खोपड़ी में भी आप लोग छाप दीजिए कि प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में कब किया जाएगा दोस्तों। तो प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में जो है राष्ट्रीय स्तर के हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों यह दिसंबर माह को आप लोग याद रखना। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य था इस राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 का। ये थी दोस्तों राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022। अगर इसके बारे में अगर हम लोग और ज्यादा विस्तृत रूप से इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसके लिए दोस्तों क्या किया जाएगा, इस हस्तशिल्प नीति के तहत जो है वो क्या किया जाएगा दोस्तों, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इस राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 में। तो इसके तहत दोस्तों एक हथकरघा निदेशालय का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा मेरे शेर चित्तों? हथकरघा निदेशालय का। याद रखना दोस्तों ये जो राजस्थान हस्तशिल्प नीति जारी की गई है इसके तहत राजस्थान में एक हथकरघा निदेशालय जो है उसका गठन किया जाएगा। और ये हथकरघा निदेशालय जो है उद्योग विभाग के अधीन किया जाएगा। किसके अधीन? उद्योग विभाग जो है राजस्थान का जो उद्योग विभाग है उसके अधीन दोस्तों इस हथकरघा निदेशालय का गठन किया जाएगा। पूछा जाए अगर परीक्षा में कि राजस्थान में हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत हथकरघा निदेशालय का गठन जो है वह किसके अधीन किया जाएगा, तो दोस्तों याद रखना आप लोग हथकरघा निदेशालय का गठन उद्योग विभाग के अधीन किया जाएगा। और जो भी ये मैं चीजें बता रहा हूं दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों इस हस्तशिल्प नीति 2022 में यह भी प्रावधान किया गया है कि इसके तहत राजस्थान में एक हस्तशिल्प म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी मेरे शेर चित्तों? राजस्थान में एक हस्तशिल्प जो है म्यूजियम जो है दोस्तों, इसके तहत राजस्थान में एक हस्तशिल्प म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। और इस हस्तशिल्प म्यूजियम की स्थापना कहां पर की जाएगी, तो याद रखना खोपड़ी में आप लोग फेट कर देना कि जयपुर में। कहां पर की जाएगी हस्तशिल्प म्यूजियम की स्थापना? तो जयपुर में इस हस्तशिल्प म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इसके तहत रिको हैंडीक्राफ्ट पार्क भी विकसित किया जाएगा। किसका विकास किया जाएगा, तो रिको हैंडीक्राफ्ट
रिको हैंडीक्राफ्ट पार्क जो है उसका भी इस हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत विकास किया जाएगा। याद रखना दोस्तों, इस रिको हैंडीक्राफ्ट पार्क का भी इस हस्तशिल्प नीति के तहत विकास जो है वह किया जाने वाला है। इसके अलावा जो दोस्तों कलाकार होते हैं जो कि बैंक से लोन लेते हैं, तो ये जो राजस्थान के कलाकार हैं उनको लोन के ब्याज पर 100% सब्सिडी, जो दोस्तों इनको जो ब्याज लेते हैं तो ब्याज पर 100% सब्सिडी जो है वह मिलने वाली है। कितनी मिलेगी दोस्तों? 100% सब्सिडी मिलने वाली है अपने पास में राजस्थान के कलाकारों को ब्याज पर। ये थे दोस्तों अन्य बिंदु हस्तशिल्प नीति 2022 के। इसके तहत हथकरघा निदेशालय का गठन किया जाएगा और ये हथकरघा निदेशालय का गठन जो है मेरे शेर चितों उद्योग विभाग के अधीन किया जाएगा। हस्तशिल्प म्यूजियम की स्थापना की जाएगी और इस हस्तशिल्प म्यूजियम की स्थापना जयपुर में की जाएगी। इसके अलावा इसके तहत रिको हैंडीक्राफ्ट पार्क भी इसके तहत विकसित किया जाएगा। और एक चीज को नोट करना दोस्तों, जो भी राजस्थान के हस्तशिल्प कलाकार हैं वो बैंक से जो भी अपने पास में लोन लेकर आते हैं तो उस लोन पर लगने वाला जो भी ब्याज है दोस्तों, जो भी ब्याज है बैंक हस्त कलाकारों से लेता है अपने पास में, तो उस ब्याज पर 100% सब्सिडी राजस्थान सरकार प्रदान करने वाली है। और जो ब्याज लगने वाला है उसका पुनर्भरण पूरा का पूरा राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाने वाला है। तो यह थी दोस्तों हस्तशिल्प नीति 2022। 27 अगस्त 2022 को मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदन मिल गया हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए, जो कि विलुप्त हो रही है, इसलिए यह हस्तशिल्प नीति 2022 लाई गई है। और प्रत्येक वर्ष दिसंबर में राष्ट्रीय स्तर के हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन इस नीति के तहत किया जाएगा। यह थी दोस्तों चर्चा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जल्दी से जल्दी मेरे शेयर चितों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली खबर क्या थी दोस्तों, जल्दी से जल्दी देख लीजिए कि 29वें मथुरा दास माथुर अवार्ड घोषित कर दिए गए। जो दोस्तों मथुरा दास माथुर अवार्ड जो कि प्रत्येक वर्ष घोषित किए जाते हैं, इस बार फिर से एक बार मथुरा दास माथुर अवार्ड घोषित कर दिए गए। तो कौन से नंबर के थे ये मथुरा दास माथुर अवार्ड? तो 29वें मथुरा दास माथुर अवार्ड थे जिनकी घोषणा कर दी गई थी अपने पास में। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों को सम्मानित करने हेतु पूछ लिया जाए अगर दोस्तों आप लोगों को कि मथुरा दास माथुर अवार्ड जो है किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं, तो क्रिकेट के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं दोस्तों ये मथुरा दास माथुर अवार्ड? तो क्रिकेट के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। और जो राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जिन्होंने राजस्थान क्रिकेट के लिए अपना सब कुछ दिया है, राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए ये 29वें मथुरा दास माथुर अवार्ड जो है वह घोषित कर दिए गए। दोस्तों इसके लिए खिलाड़ियों का जो चयन करना था, जिन खिलाड़ियों को मथुरा दास माथुर अवार्ड अपने पास में प्रदान किया जाने वाला था, उसके लिए खिलाड़ियों का चयन करने के लिए एक चयन समिति का गठन किया गया। जी हां दोस्तों, खिलाड़ियों का चयन करने के लिए एक चयन समिति का गठन किया गया और उस चयन समिति के अध्यक्ष थे वो थे अपने पास में वेट आहूजा। कौन थे दोस्तों? नाम को याद रखना आप लोग दोस्तों। तो वेट आहूजा जो है उस चयन समिति के अध्यक्ष थे जिसने इस मथुरा दास माथुर अवार्ड देने के लिए क्रिकेटरों के नामों का चयन किया था। तो पूर्व रणजी खिलाड़ी वेट आहूजा की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने इन खिलाड़ियों के नाम का चयन किया था। किनको दिया गया दोस्तों? तो सीनियर वर्ग में दिया गया अनिकेत चौधरी को पूछ लिया गया। 29वां मथुरा दास माथुर अवार्ड सीनियर वर्ग में किसको प्रदान किया गया? तो दोस्तों खोपड़ी में बिल्कुल से एकदम सेट कर दीजिएगा आप कि सीनियर वर्ग में दिया गया है अनिकेत चौधरी को। और यह अनिकेत चौधरी जो है जयपुर के हैं। कहां के हैं दोस्तों यह अनिकेत चौधरी? तो दोस्तों यह अनिकेत चौधरी जयपुर के हैं। और जूनियर वर्ग में किसको दिया गया? याद रखना, सीनियर वर्ग में दोस्तों अनिकेत चौधरी, जबकि जूनियर वर्ग में दिया गया है अपने पास में अनिरुद्ध सिंह को। किसको दिया गया? 29वां मथुरा दास माथुर अवार्ड जूनियर वर्ग में। तो याद रखना दोस्तों जूनियर वर्ग में दिया गया है अनिरुद्ध सिंह को। और ये अनिरुद्ध सिंह कहां के हैं दोस्तों? ये भी खोपड़ी में आप लोग बिल्कुल से सेट कर देना कि ये अनिरुद्ध सिंह जो है वह अपने पास में उदयपुर के हैं। कहां के हैं अनिरुद्ध सिंह? उदयपुर के हैं। और सब जूनियर वर्ग में किसको दिया गया? तो ये याद रखना दोस्तों आप लोग कि सब जूनियर वर्ग में दिया गया है रोहन राजभर को। किसको दिया गया दोस्तों सब जूनियर वर्ग में? तो रोहन राजभर को जो है सब जूनियर वर्ग में यह 29वां मथुरा दास माथुर अवार्ड जो है वह दिया गया है। और यह रोहन राजभर जो है यह कहां के हैं दोस्तों? जयपुर के हैं। कहां के हैं दोस्तों यह रोहन राजभर? तो जयपुर के रहने वाले हैं यह रोहन राजभर। ये थे दोस्तों 29वें मथुरा दास माथुर अवार्ड। किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों को सम्मानित करने हेतु यह पुरस्कार दिए जाते हैं। खिलाड़ियों का चयन करने के लिए चयन समिति का
गठन वेट आहूजा की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने किया था। यह वेट आहूजा राजस्थान के पूर्व रणजी खिलाड़ी है। किसको दिया गया? सीनियर वर्ग में दिया गया अनिकेत चौधरी को। अनिकेत चौधरी दोस्तों जयपुर के हैं। जूनियर वर्ग में दिया गया अनिरुद्ध सिंह को। ये अनिरुद्ध सिंह दोस्तों उदयपुर के हैं। और सब जूनियर वर्ग में दिया गया अपने पास में रोहन राजभर को, और ये रोहन राजभर दोस्तों जयपुर के हैं। ये थे दोस्तों अपने पास में 29वें मथुरा दास माथुर अवार्ड, जो कि क्रिकेट के क्षेत्र में दिए जाते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। अगली खबर क्या थी दोस्तों? अगली खबर की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। तो वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे शेर चित्तों, मेरे लालो लालियों, बिल्कुल से इस पर आप लोग फुलझड़ियां डाल देना। यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। चाहे किसी ना किसी परीक्षा में तो टपकेगा, लेकिन जरूर टपकेगा। यह आज आप लोगों का भाई जो है वह बता रहा है कि वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण जो है वो किया गया। किसके द्वारा किया गया? वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण तो अपने राजा बाबू के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? अपने राजा बाबू के द्वारा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उर्फ राजा बाबू के द्वारा इस वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण कर दिया गया अपने पास में। कहां पर किया गया? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पर याद किया गया? तो दोस्तों कहां पर किया गया? तो याद रखना जोधपुर जिले के सलवा कला गांव में। कहां पर किया गया इस वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण? तो जोधपुर जिले का एक गांव है और उस गांव का नाम है दोस्तों सलवा कला गांव। जोधपुर जिले के सलवा कला गांव में इस वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया। दोस्तों याद रखना जिला कौन सा है? जोधपुर, जहां पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और गांव कौन सा है? तो गांव याद रखना आप लोग सलवा कला गांव। क्यों किया गया सलवा कला गांव में ही? क्योंकि दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ जो है उनका जन्म इसी सलवा कला गांव में हुआ था। इसलिए वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण इस सलवा कला गांव में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। मूर्ति जो दोस्तों इसकी अगर हम चर्चा करते हैं इस प्रतिमा की तो 12 फीट ऊंची है। पूछा जाए कि इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है वीर दुर्गादास राठौड़ की, जो कि सलवा कला गांव में स्थापित की गई है? तो मेरे शेर चित्तों खोपड़ी में फिट करना, यह मूर्ति जो है वह 12 फीट ऊंची है। कितनी ऊंची है? 12 फीट ऊंची है और 1400 किलोग्राम वजनी है। जो दोस्तों यह मूर्ति 12 फीट ऊंची है और इसका कुल वजन जो है वह 1400 किलोग्राम है अपने पास में। इसके अलावा दोस्तों मूर्ति स्थापित करने की जिम्मेदारी जोधपुर के एनआरआई दिलीप करण ने ली है। दोस्तों मूर्ति स्थापित करने की जिम्मेदारी किसने ली है? तो ये नाम आप लोग अपनी दिल धड़कन में डाल दीजिए। मूर्ति स्थापित करने की जिम्मेदारी जो है जोधपुर के एनआरआई दिलीप करण ने ली है। और इस मूर्ति को स्थापित करने में जो भी खर्चा आया है वो इन दिलीप करण ने स्थापित किया है। इन दिलीप करण ने इस खर्चे का व्यय किया है, जो कि जोधपुर जिले के अपने पास में एनआरआई है। यह थी दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण। बात करें अगर दोस्तों हम लोग वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में, वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो इनके बारे में दोस्तों एक कहावत प्रसिद्ध है कि मायड़ ऐसो पूत जन जैसो दुर्गादास। कैसो पूत जन? मायड़ ऐसो पूत जन जैसो दुर्गादास। राजस्थान के इतिहास में बहुत ही ज्यादा महत्व है अपने पास में किसका? दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ का। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में। किसके बारे में मेरे शेर चित्तों? वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो जो दोस्तों ये वीर दुर्गादास राठौड़ है इन्हें राजपूताना का गेरिबोल्डी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पूछा जाता है कि राजपूताना का गेरिबोल्डी। क्या दोस्तों? राजपूताना का गेरिबोल्डी जो है वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो राजपूताना का गेरिबोल्डी छापना दोस्तों कि राजपूताना का गेरिबोल्डी जो है वह किसको कहा जाता है? तो खोपड़ी में बिल्कुल से सेट कर देना आप लोग कि राजपूताना का गेरिबोल्डी जो है वह वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। कौन सा दोस्तों? मारवाड़ का अणबिंदिया मोती जो है वह किसको कहा जाता है? तो वो भी दोस्तों आप लोग याद रखना कि मारवाड़ का अणबिंदिया मोती जो है वह भी अपने पास में वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड जो था उन्होंने इन वीर दुर्गादास राठौड़ को क्या कहा था? तो राठौड़ों का यूलिसेस। किसको कहा जाता है दोस्तों? राठौड़ों का यूलिसेस जो है वो भी अपने पास में दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। राठौड़ों का यूलिसेस किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये भी आप लोग खोपड़ी में फिट करना। राठौड़ों का यूलिसेस जो है वो भी अपने पास में दुर्गादास राठौड़ को ही कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा इनकी छतरी कहां पर स्थित है दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ की? तो इनकी छतरी जो है वो उज्जैन में स्थित है। याद रखना ये वीर दुर्गादास राठौड़ जो है इनकी छतरी अपने पास में उज्जैन में स्थित है। और
उज्जैन में यह छतरी जो है वह क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है मेरे दोस्तों? यह जो छतरी है वह क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है अपने पास में। इसके अलावा दोस्तों इनका जन्म कहां पर हुआ था वीर दुर्गादास राठौड़ का? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों जोधपुर के सलवा कला गांव में। कहां पर हुआ था दोस्तों? सलवा नाम का एक गांव है अपने पास में जोधपुर में, वहीं पर इन दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था। और दुर्गादास राठौड़ जो है उनके पिता से इनको कौन सी जागीर मिली हुई थी? तो यह भी याद रखना, इनके पिता से दोस्तों दुर्गादास राठौड़ को लुणेवा की जागीर मिली थी। कौन सी जागीर मिली थी मेरा शेर चित्तो वीर दुर्गादास राठौड़ को? तो लुणेवा की जागीर मिली थी और सलवा कला गांव में दोस्तों इनका जन्म हुआ था अपने पास में। तो बात करें वीरकादास राठौड़ की छतरी इनकी उज्जैन में है, क्षिप्रा नदी के किनारे पर। राजपूताना का घेरी बोल्डी इन्हीं वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा। इनका जन्म जोधपुर के सलवा कला गांव में हुआ था और लुणेवा की जागीर जो है इनके पिता के द्वारा इन्हें प्रदान की गई थी। ये थी दोस्तों चर्चा वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये थी दोस्तों चर्चा वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में। तो प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? सलवा कला गांव में किया गया, जो कि जोधपुर में है। प्रतिमा 12 फीट ऊंची है, 1400 किलोग्राम वजन है और मूर्ति स्थापित करने की जिम्मेदारी जोधपुर के एनआरआई दिलीप करण ने ली है। ये थी दोस्तों चर्चा। अगली खबर देख लीजिए, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभारंभ। ये दोस्तों आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर। अगर आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज को याद रखना कि ये जो खबर है यहां से किसी भी परीक्षा में एक प्रश्न तो टपकेगा। जी हां दोस्तों, एक प्रश्न तो यहां से पक्का टपकने वाला है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक से एक प्रश्न पक्का टपकने वाला है और अगर टपकेगा दोस्तों तो यहां से कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला है। बात करें अगर दोस्तों राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के बारे में तो शुभारंभ, पहली ही बात क्या, पहला ही प्रश्न क्या कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभारंभ जो है वो कहां से हुआ था? तो जोधपुर जिले के पाल गांव से हुआ था। कहां से हुआ था दोस्तों? जिला आप लोग याद रखना, कौन से जिले से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभारंभ हुआ था? तो नोट्स में लिख दीजिए दोस्तों, जोधपुर जिले से हुआ था। कहां से हुआ था राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभारंभ? जोधपुर जिले से हुआ था। और जोधपुर जिले में भी अपने पास में कहां से हुआ था? तो दोस्तों याद रखना, पाल गांव से। कहां से हुआ था राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभारंभ? जोधपुर जिले के पाल गांव से इस राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभारंभ अपने पास में कर दिया गया था। तारीख क्या थी दोस्तों? तो 29 अगस्त 2022 को। कब किया गया था राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभारंभ? तो यह भी मेरा शेर चितो खोपड़ी में फिट करना, 29 अगस्त 2022 का दिन था। पूछ लिया जाए कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभारंभ राजस्थान में कब किया गया? तो 29 अगस्त 2022 के दिन किया गया। अगला प्रश्न आपकी खोपड़ी पूछ रही होगी दोस्तों कि 29 अगस्त 2022 को ही क्यों किया गया? क्योंकि दोस्तों 29 अगस्त के दिन मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन आता है। क्या आता है दोस्तों 29 अगस्त के दिन? तो मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन जो है वह कब आता है दोस्तों? तो 29 अगस्त के दिन मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन आता है। और इस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय खेल दिवस। कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वह अपने पास में 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस था दोस्तों 29 अगस्त के दिन। और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त के दिन राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभारंभ जो है 29 अगस्त 2022 को जोधपुर जिले के पाल गांव से किया गया। क्यों किया गया? तो राजस्थान में खेलों को बढ़ावा देने के लिए। जी हां दोस्तों, राजस्थान में खेलों को बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए इस राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभारंभ किया गया था। आयोजन कब तक किया गया दोस्तों? तो 29 अगस्त से। शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो खोपड़ी में बिल्कुल से आप लोग बार बार इसीलिए बोल रहा हूं ताकि खोपड़ी में सेट कर दें। शुरुआत हुई थी दोस्तों अपने पास में 29 अगस्त के दिन और 5 अक्टूबर 2022 तक। तारीख दे दे कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक कब से कब तक हुआ? तो 29 अगस्त 2022 से लेकर 5 अक्टूबर 2022 तक। और समापन कब हुआ दोस्तों इसका, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का? तो इसका समापन हुआ था 5 अक्टूबर 2022 को हुआ था। 4 चरणों में आयोजित किया गया था। जो दोस्तों यह राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक है वो कितने चरणों में आयोजित किया गया था? तो ये आप लोग याद रखना कि कितने चरणों में राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया गया था। तो कुल
4 चरण थे। कितने चरण थे? कुल 4 चरणों में इन राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया गया था। कौन कौन से थे वो 4 चरण? एक तो था दोस्तों पहला चरण ग्राम पंचायत स्तर। कौन सा था? ग्राम पंचायत स्तर, जो ग्राम पंचायत स्तर पर था 29 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक। याद रखना, ग्राम पंचायत स्तर पर कब किया गया राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन? तो 29 अगस्त से लेकर 1 सितंबर। उसके बाद में आया दोस्तों दूसरा चरण ब्लॉक स्तर पर, और ब्लॉक स्तर पर किया गया 12 से लेकर 15 सितंबर तक। कब किया गया? ब्लॉक स्तर पर 12 से लेकर 15 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया। जिला स्तर पर किया गया दोस्तों 22 से 25 सितंबर तक। तो दोस्तों ब्लॉक स्तर के बाद में ऊपर वाला चरण था अपने पास में जिला स्तर, और जिला स्तर पर किया गया अपने पास में दोस्तों 22 से लेकर 25 सितंबर तक, और राज्य स्तर पर किया गया 2 से लेकर 5 अक्टूबर तक। ये थे दोस्तों अपने पास में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के 4 चरण। 29 अगस्त से शुरुआत हुई और 5 अक्टूबर को दोस्तों इनका समापन हो गया। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका जल्दी से एक बार ले सकते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न छप सकता है। ये थी दोस्तों चर्चा। अगली खबर क्या थी अपने पास में? तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखते हैं दोस्तों राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो था उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 6 खेल प्रतियोगिता पूछा जाए। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो था उसमें कुल कितनी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों याद रखना, इसके तहत राजस्थान में कुल 6 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। कौन कौन सी थी दोस्तों 6 खेल प्रतियोगिताएं? एक तो नोट करना आप लोग, कबड्डी। कौन सी थी दोस्तों? एक खेल प्रतियोगिता थी कबड्डी। कबड्डी के अलावा था टेनिस बॉल क्रिकेट। जी हां दोस्तों, क्रिकेट का आयोजन इसके तहत किया गया था, लेकिन लेदर गेंद से नहीं किया गया था, बल्कि टेनिस बॉल क्रिकेट का आयोजन इसके तहत किया गया था। इसके अलावा दोस्तों हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी जो है उसका भी इसके तहत आयोजन किया गया था। हॉकी के अलावा था दोस्तों अपने पास में वॉलीबॉल था। वॉलीबॉल के अलावा शूटिंग वॉलीबॉल, जो दोस्तों शूटिंग वॉलीबॉल का भी आयोजन किया गया और वॉलीबॉल का भी आयोजन किया गया था। लेकिन ये जो शूटिंग वॉलीबॉल है इसका आयोजन सिर्फ पुरुषों के लिए किया गया। किसके लिए थी ये शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता? तो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए थी यह शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता। इसके अलावा दोस्तों खो खो का भी आयोजन किया गया। किसका? खो खो प्रतियोगिता का भी इसके तहत आयोजन किया गया था, लेकिन यह खो खो प्रतियोगिता जो थी वो सिर्फ महिलाओं के लिए थी। किसके लिए थी दोस्तों? खो खो प्रतियोगिता सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए थी। पुरुषों के लिए था दोस्तों शूटिंग वॉलीबॉल और महिलाओं के लिए थी दोस्तों खो खो प्रतियोगिता। ये थी दोस्तों 6 खेल प्रतियोगिताएं। कौन कौन सी थी? कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, शूटिंग वॉलीबॉल पुरुषों के लिए और खो खो महिलाओं के लिए। इसके अलावा दोस्तों यह भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पूछा जाएगा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो है उसका शुभंकर क्या था? तो खोपड़ी में बिल्कुल यहीं पर छाप लेना दोस्तों, नोट्स में मत छापना, खोपड़ी में छापना। क्या था राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभंकर? तो शेरू। क्या था मेरे शेरो इसका शुभंकर? शेरू जो है इन राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभंकर था। याद रखना मेरे शेरो, शेरू जो है वह इसका शुभंकर था। थीम सॉन्ग क्या था? यह भी दोस्तों आप लोग खोपड़ी में यहीं पर सेट कर देना कि थीम सॉन्ग इन खेलों का क्या था? तो चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेला। क्या था दोस्तों इनका थीम सॉन्ग? तो चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेला, सब जने मिलकर खेलेंगे इसलिए चलो। यह था दोस्तों इसका थीम सॉन्ग, चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेला। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का थीम सॉन्ग था। आयु सीमा क्या थी दोस्तों इसके तहत? 15 से 70 वर्ष के खिलाड़ी। याद रखना दोस्तों, खोपड़ी में बिल्कुल छापना कि 15 से 70 वर्ष के जो खिलाड़ी थे वह इस ओलंपिक में भाग ले सकते थे। मतलब क्या था दोस्तों? ऐसे खिलाड़ी जिनकी उम्र 15 वर्ष से ज्यादा हो और 70 वर्ष से कम हो वो इन राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग ले सकते थे। ये थी दोस्तों आयु सीमा। इसके अलावा दोस्तों कुल व्यय कितना किया गया इन ग्रामीण ओलंपिक खेलों पर? तो राजस्थान सरकार के द्वारा दोस्तों 40 करोड़ रुपए। कितना व्यय किया गया था इन राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों पर? तो सरकार के द्वारा दोस्तों इस पर 40 करोड़ रुपए व्यय किया गया था। नोट की बात करें दोस्तों तो राजस्थान खेल परिषद, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जाए अगर किसी परीक्षा में कि वर्तमान में राजस्थान खेल परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों ठोक के आना, परीक्षा में छेद करके आ जाना, कृष्णा पूनिया जो है। कौन है दोस्तों राजस्थान खेल परिषद की अध्यक्ष? तो ठोक के आना अपने पास में कौन है? तो कृष्णा पूनिया जो है राजस्थान में वर्तमान में खेल परिषद की अध्यक्ष है। तो ये थी दोस्तों अपने पास में चर्चा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के बारे में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली खबर क्या थी दोस्तों? देख लीजिए, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। ये भी दोस्तों इस पर भी डालना आप लोग 5 स्टार, इस पर भी डालना दोस्तों आप लोग फुल जड़िया। परीक्षा में यहां से भी प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है कि टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान क्या खबर चल रही थी। देखना, अभियान की अवधि, राजस्थान में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान जो है 15 अगस्त 2022 से शुरू किया गया। पूछा जाए कि राजस्थान में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत कब की गई? तो 15 अगस्त 2022 के दिन। जी हां दोस्तों, 15 अगस्त 2022 के दिन इस टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत की गई। और कब तक चलेगा? तो 24 अप्रैल 2023 तक।
अगले वर्ष 24 अप्रैल 2023 तक टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान चलने वाला है। तो दोस्तों यह टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान जो है 15 अगस्त 2022 से शुरू हो गया था और 24 अप्रैल 2023 तक दोस्तों यह टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान चलने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या परीक्षा में पूछ लिया जाए कि टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान जो है इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, तो दोस्तों याद रखना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग किसके द्वारा किया जाएगा, तो राजस्थान सरकार का चिकित्सा, नोट करना कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जो है उसके द्वारा इस टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान का संचालन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है दोस्तों इसका, तो आम जन में इस रोग के प्रति सामुदायिक जागरूकता पैदा करना। जो दोस्तों राजस्थान के आम लोग हैं, समाज के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, तो राजस्थान के आम जन में इस रोग के प्रति, टीबी रोग के प्रति सामुदायिक जागरूकता पैदा करना जो दोस्तों इस अभियान का उद्देश्य है। क्या किया जाएगा इसके तहत, तो इसमें सरपंच, उप सरपंच व अन्य जनप्रतिनिधि, जो दोस्तों इसके तहत सरपंच, उप सरपंच व अन्य जनप्रतिनिधि गांव के लोगों को टीबी के संबंध में जागरूक करेंगे। जो दोस्तों इसके तहत क्या किया जाएगा कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है वह आम लोगों को टीबी के संबंध में जागरूक करने वाले हैं। ये दोस्तों टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान कार्य क्या किया जाएगा दोस्तों, तो टीबी की रोकथाम एवं उपचार के लिए पंचायत स्तर पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। पूछा जाए कि टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत जो गतिविधियां है उन्हें किस स्तर पर आयोजित किया जाएगा, तो दोस्तों आप लोग इसको याद रखना पंचायत स्तर पर। किस स्तर पर आयोजित की जाएगी, जो अपने पास में गतिविधियां हैं उनका आयोजन पंचायत स्तर पर किया जाने वाला है इस टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत अपने पास में। अगली बात देख लीजिए दोस्तों, उन्मूलन का लक्ष्य 2025 तक राज्य में क्षय रोग उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। तो राजस्थान राज्य ने क्या लक्ष्य रखा है दोस्तों कि 2025 तक, वर्ष 2025 तक राजस्थान में इस टीबी रोग का अपने पास में उन्मूलन कर दिया जाएगा। तो यह था दोस्तों अपने पास में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। शुरुआत कब हुई, 15 अगस्त 2022 से 24 अप्रैल 2022 तक चलने वाला है। इसका संचालन करेगा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार। क्या किया जाएगा, सामुदायिक जागरूकता पैदा की जाएगी। सरपंच, उप सरपंच व अन्य जनप्रतिनिधि लोगों को टीबी के संबंध में जागरूक करेंगे। टीबी की रोकथाम व उपचार के लिए पंचायत समिति स्तर पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। और राजस्थान सरकार ने दोस्तों लक्ष्य क्या रखा है, 2025 तक इस टीबी का उन्मूलन कर दिया जाएगा, इस टीबी को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग भी सारथी एकेडमी की इस करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़े रहिए। मेरा विश्वास मान लीजिए साल के अंत तक इस 2022 के करंट अफेयर्स का उन्मूलन कर दिया जाएगा, जड़ से इसको समाप्त कर दिया जाएगा करंट अफेयर्स को। और कोई भी प्रश्न आएगा दोस्तों तो आप लोग उसको करने में सक्षम हो जाएंगे। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करें अगर दोस्तों अपने पास में टीबी के बारे में, किसके बारे में दोस्तों, अगर बात करें हम लोग टीबी के बारे में या फिर ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, तो यह जो है वो दोस्तों एक जीवाणु जनित रोग है। कौन सा रोग है दोस्तों, टीबी जो है वह एक जीवाणु जनित रोग है। यानी कि दोस्तों टीबी रोग का कारण क्या है, जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। जो टीबी रोग है दोस्तों एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है। और ये जो जीवाणु जो होता है उसका नाम याद रखना दोस्तों, कौन से जीवाणु के द्वारा टीबी रोग होता है, तो याद रखना माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा होता है दोस्तों, इस जीवाणु का नाम आप लोग नोट कर देना, कौन सा है अपने पास में, तो तो दोस्तों टीबी रोग जो है वह एक जीवाणु जनित रोग है। और कौन से जीवाणु के द्वारा यह टीबी रोग होता है, तो दोस्तों याद रखना माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है उसके कारण यह टीबी रोग होता है। इसके अलावा दोस्तों इसके अन्य नाम क्या है अपने पास में, तो अन्य नाम रखना, इसको दोस्तों अपने पास में क्षय रोग कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, क्षय रोग जो है वह भी अपने पास में टीबी को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों तपेदिक रोग, कौन सा दोस्तों, तपेदिक रोग किसको कहा जाता है, तो वो भी अपने पास में टीबी को कहा जाता है। इसके अलावा यक्षम्मा रोग, कौन सा रोग मेरे दोस्तों, यक्षम्मा रोग जो है वह भी दोस्तों इसी टीबी रोग को अपने पास में कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों टीबी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो याद रखना 24 मार्च के दिन। कब मनाया जाता है दोस्तों, 24 मार्च जो होता है उस दिन अपने पास में विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि विश्व टीबी दिवस जो है वह अपने पास में कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च के दिन जो है वो विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। और उसका उपचार कौन सी पद्धति के द्वारा किया जाता है, तो यह भी याद रखना दोस्तों, टीबी जो रोग है उसके उपचार के लिए डॉट्स
डॉट्स पद्धति का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों? डॉट्स पद्धति जो है उसके द्वारा इस टीबी रोग का अपने पास में उपचार किया जाता है। यह था अपने पास में टीबी रोग दोस्तों, जिसके बारे में हम लोगों ने जो है वह थोड़ी सी चर्चा की है। यह एक जीवाणुजनित रोग है। 24 मार्च के दिन विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। अन्य नाम इसके क्षय रोग, तपेदिक रोग और यक्ष्मा रोग भी इसी को कहा जाता है। और उपचार इसका दोस्तों डॉट्स पद्धति के द्वारा किया जाता है, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स पद्धति, इसके द्वारा इसका उपचार किया जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थी दोस्तों अपने पास में चर्चा टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के बारे में। अगली खबर देख लीजिए, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को ट्रेवलर अवार्ड। जो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबर है। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में ट्रेवलर अवार्ड से कौन से दुर्गों को सम्मानित किया गया? तो कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो हैं उन्हें ट्रेवलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो क्या थी खबर? कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया, जो दोस्तों याद रखना, बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। जो दोस्तों सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 है, इससे सम्मानित किया गया है अपने पास में कुंभलगढ़ दुर्ग को। और इसके अलावा दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग को इस सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। बात करें दोस्तों अगर हम लोग जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, किसके बारे में? अगर हम लोग जो है वह कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना दोस्तों, इसका निर्माण जो है वो महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और कब करवाया गया था? तो वर्ष 1448 से लेकर 1458 तक। कब करवाया गया था? वर्ष 1448 से लेकर 1458 के बीच में इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और शिल्पी मंडन की देखरेख में, किसकी देखरेख में करवाया था दोस्तों? शिल्पी मंडन की देखरेख में इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। दोस्तों जो इस दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग, इसका परकोटा जो है वो दोस्तों 36 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है दोस्तों इसका परकोटा? तो 36 किलोमीटर लंबा है इस कुंभलगढ़ दुर्ग का अपने पास में परकोटा। और यह 36 किलोमीटर लंबा परकोटा, इसे दोस्तों भारत की महान दीवार कहा जाता है। और चीन के बाद सबसे लंबी दीवार दोस्तों इसी कुंभलगढ़ दुर्ग की है। और इतना चौड़ा है यह परकोटा कि 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। कितने दोस्तों? 4 घोड़े एक साथ जो है वह चल सकते हैं इस कुंभलगढ़ दुर्ग के परकोटे पर। और यह दोस्तों 36 किलोमीटर लंबा है। दोस्तों इसके अलावा ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके अंदर एक और लघु दुर्ग है। कौन सा है दोस्तों? इसके अंदर एक और लघु दुर्ग है, उसे कहा जाता है दोस्तों कटारगढ़। क्या कहा जाता है? कटारगढ़। और इस कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? मेवाड़ की आंख। तो इस कटारगढ़ को अपने पास में मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग को जो है वो मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग को? तो मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी। याद रखना दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल स्थित है। क्या स्थित है मेरे दोस्तों? इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल जो है वह स्थित है। और इस बादल महल में राणा प्रताप का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था दोस्तों? बादल महल में। इसी बादल महल में जो है वह राणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसके अलावा दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग जो है उसका प्रवेश द्वार कौन सा है? तो ये भी याद रखना आप लोग, हल्लापोल। कौन सा है दोस्तों? हल्लापोल या फिर रामपोल। कौन सा है दोस्तों? हल्लापोल या फिर रामपोल जो है वह इस कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है। ये थी दोस्तों अपने पास में चर्चा कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1448 से लेकर 1458 तक। शिल्पी मंडन की देखरेख में इसका निर्माण करवाया गया था। मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी इस कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। हल्लापोल या फिर रामपोल जो है वह दोस्तों इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। और इसका परकोटा 36 किलोमीटर लंबा है, जिस पर 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं अपने पास में। इसके अलावा दोस्तों इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल स्थित है, जहां पर राणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसके अलावा दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड। कौन सा दोस्तों? कर्नल जेम्स टॉड जो है उन्होंने इस कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना किससे की? तो एस्ट्रुगन से की है। किससे की है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना? कर्नल जेम्स टॉड ने तो एस्ट्रुगन से तुलना की थी दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड ने। और ये कर्नल जेम्स टॉड घोड़े वाले बाबा के नाम से अपने पास में विख्यात थे। इसके अलावा दोस्तों मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि यह दुर्ग, कौन सा दुर्ग? तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वह इतना बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर दोस्तों सिर की पगड़ी गिर जाए। यह दुर्ग इतना बुलंदी पर स्थित है। ये थी दोस्तों अपने पास में कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में चर्चा, जिसे सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुंभलगढ़ का जो भी सामान्य ज्ञान था उसका हम लोगों ने दोस्तों सुपड़ा साफ कर दिया है।
ये था दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग। अब अगर हम लोग बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग जो है उसी के साथ में अपने पास में चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है उसको भी दोस्तों सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड दिया गया था। तो दुर्गों का सिरमौर, कौन सा दोस्तों? दुर्गों का सिरमौर जो है वो किसको कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। और इसके लिए दोस्तों एक कहावत प्रसिद्ध है अपने राजस्थान में कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। जी हाँ दोस्तों, यह कहावत आप लोगों ने सुनी होगी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब जो है वो अपने पास में गढ़ैया है। ये दोस्तों अपने पास में चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग, जो दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग है अपने पास में। इसके अलावा दोस्तों गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? गंभीरी व बेड़च नदियां जो है उनके संगम पर स्थित है। एकमात्र दुर्ग जिसके अंदर खेती की जाती है दोस्तों, दुर्ग के अंदर जो है वह खेती की जाती है। यह एकमात्र दुर्ग है अपने पास में जिसके अंदर खेती की जाती है। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग, जी हां दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग कौन सा है दोस्तों? तो यह भी याद रखना चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वह राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। जी हां दोस्तों, याद रखना राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है वो भी अपने पास में चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। दुर्गों का सिरमौर इसे कहा जाता है। गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। दुर्ग के अंदर खेती की जाती है। इसके अलावा सतबीस देवरी दोस्तों, जी हां, सतबीस देवरी कहां पर स्थित है? तो सतबीस देवरी जो है वह इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों विजय स्तंभ, कौन सा स्तंभ मेरे शेर चित्तों? विजय स्तंभ जो है वह भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और याद रखना, जैन कीर्ति स्तंभ, कौन सा कीर्ति स्तंभ दोस्तों? जैन कीर्ति स्तंभ जो है वह भी अपने पास में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज आप लोग और याद रखना, श्रृंगार चवरी, कौन सी चवरी मेरे शेर चित्तों, मेरे लालो लालियों? याद रखना श्रृंगार चवरी जो है वो कहां पर स्थित है? तो वो भी इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों नवकोठा भंडार, कौन सा भंडार दोस्तों मेरे शेर चित्तों? नवकोठा भंडार या फिर नवलखा भंडार जो है वह भी दोस्तों इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? नवलखा भंडार। तो आप लोग नवकोठा भंडार या फिर नवलखा भंडार जो है इसके बारे में याद रखना कि यह जो है वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। और यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पठार पर स्थित है दोस्तों? तो मेसा के पठार पर स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वह अपने पास में मेसा के पठार पर स्थित है। यह थी दोस्तों अपने पास में चर्चा कुछ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। सतबीस देवरी, विजय स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। श्रृंगार चंवरी जो है वह भी दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के स्थित में। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, श्रृंगार चंवरी जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, जबकि श्रृंगार चौकी जो है वह मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है, जबकि दुर्गों का राजा या फिर दुर्गाधिराज दुर्ग जो है वह रणथंभौर दुर्ग को कहा जाता है। इसके अलावा नवकोठा भंडार चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग, एकमात्र दुर्ग जिसके अंदर खेती की जाती है। गंभीरी और बेड़च नदियों के किनारे पर स्थित है, इसलिए दोस्तों इसे एक जल दुर्ग भी कहा जा सकता है। और यह दुर्ग जो है वो अपने पास में मेसा के पठार पर स्थित है। यह थी दोस्तों चर्चा सारी की सारी हमारे पास में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगली खबर अपने पास में कौन सी थी कि कनकाचल और आदि बद्री पर्वत क्षेत्र। ये दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर आप लोग फुल जड़िया डाल देना कि कनकाचल और आदि बद्री पर्वत क्षेत्र जो है वो कहां पर स्थित है। तो पहली बात तो याद रखना कि यह कनकाचल और आदि बद्री पर्वत क्षेत्र जो है वो भरतपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है मेरे शेर चित्तों, मेरे लालो लालियों? यह जो है वो अपने पास में भरतपुर में स्थित है। क्या खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया? क्यों चर्चाओं में था यह कनकाचल और आदि बद्री पर्वत क्षेत्र? तो दोस्तों यहां पर खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। माइनिंग पर पूरी तरह से यहां पर रोक लगा दी गई थी। अब इस क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता है। पूछा जा सकता है हाल ही में राजस्थान के कौन से क्षेत्र में खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया? तो दोस्तों कनकाचल और आदि बद्री पर्वत क्षेत्र में लगा दिया गया। क्षेत्र को वन भूमि में परिवर्तित करने के आदेश अगस्त 2022 में जारी कर दिए गए। जो दोस्तों यह जो क्षेत्र है इसको वन भूमि में परिवर्तित करने के आदेश अगस्त 2022 में जारी कर दिए गए थे। भरतपुर का यह क्षेत्र अब पूर्णतः खनन मुक्त हो गया। जो दोस्तों भरतपुर में स्थित है यह कनकाचल और आदि बद्री पर्वत क्षेत्र, और यह क्षेत्र अब पूरी तरह से खनन मुक्त हो गया है। अब यहां पर किसी भी प्रकार की खनन गतिविधियां नहीं की जा सकती, किसी भी प्रकार की माइनिंग नहीं की जा सकती, न सिर्फ खनन से संबंधित गतिविधियां भी यहां पर नहीं की जा सकती। दोस्तों पूछा जाए हाल ही में राजस्थान के कौन से क्षेत्र में खनन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया? तो याद रखना कनकाचल और आदि बद्री पर्वत क्षेत्र। और यह कनकाचल और आदि बद्री पर्वत क्षेत्र अपने पास में कहां पर स्थित है? तो मेरे शेर तो याद रखना यह क्षेत्र जो है वो अपने पास में भरतपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है। बात करें
करें अगर दोस्तों हम लोग भरतपुर के बारे में, किसके बारे में दोस्तों, अगर हम लोग भरतपुर के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो भरतपुर का सामान्य ज्ञान अगर हम देखें तो भरतपुर जो है वो एनसीआर में शामिल है। कौन सा शामिल है दोस्तों, एनसीआर में शामिल है यह भरतपुर। लेकिन दोस्तों भरतपुर जो है वह पूर्णतः एनसीआर में शामिल नहीं है बल्कि अंशतः शामिल है, आंशिक रूप से यह भरतपुर जो है वह एनसीआर में शामिल है। एनसीआर में शामिल राजस्थान के 2 जिले हैं, एक तो है दोस्तों अलवर और एक है भरतपुर। अलवर पूरी तरह से एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल है, जबकि भरतपुर जो है वह आंशिक रूप से जो है एनसीआर में शामिल है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान का 7वां संभाग, कौन सा संभाग दोस्तों, राजस्थान का 7वां संभाग जो है यही भरतपुर है। और कब संभाग बना था दोस्तों, तो जून 2005 में। कब बना था मेरे शेर चित्तों, जून 2005 में इस भरतपुर को संभाग बनाया गया था और वसुंधरा राज्य सरकार के द्वारा। कौन सी सरकार थी दोस्तों उस समय पे, वसुंधरा राज्य सरकार के द्वारा भरतपुर को 7वां संभाग जो है वर्ष 2005 में, जून 2005 में दोस्तों बना दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों भरतपुर कौन से राजवंश का शासन था, तो यहां पर जाट राजवंश का शासन था। किसका शासन था दोस्तों, भरतपुर में जो जाट राजवंश का शासन था। और यहां का जाट राजवंश जो है स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानता है। किसका वंशज मानता है दोस्तों, भरतपुर का जाट राजवंश जो है वह स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानता है। इसके अलावा दोस्तों डीग जो है वो भरतपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, डीग जो है वो भरतपुर में स्थित है। भरतपुर की एक तहसील है और इसे जल महलों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों इस डीग को, तो जल महलों की नगरी जो है वो भी दोस्तों इसी डीग को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसी भरतपुर में एक दुर्ग स्थित है और उस दुर्ग का नाम है अपने पास में लोहागढ़ दुर्ग। क्या नाम है दोस्तों इस दुर्ग का नाम, लोहागढ़ दुर्ग जो है वह अपने पास में भरतपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित है। और इस लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण जो है सूरजमल जाट के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों, इस सूरजमल जाट जो है उसके द्वारा इस लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। सूरजमल जाट के द्वारा दोस्तों इस लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वो करवाया गया था। इसके अलावा यह जो भरतपुर जो है दोस्तों राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है। कौन है दोस्तों, राजस्थान का सबसे छोटा संभाग जो है वह अपने पास में भरतपुर है। जो दोस्तों यह भरतपुर है वह राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है। यहाँ पर लोहागढ़ दुर्ग है। इस लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण सूरजमल जाट के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था, तो वर्ष 1733 में करवाया गया था। कब करवाया गया था दोस्तों, वर्ष 1733 में करवाया गया था। और इस लोहागढ़ दुर्ग को अजय दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अजय दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक जो था उसने 5 आक्रमण किए थे लेकिन फिर भी इस लोहागढ़ को जीत नहीं पाया था, इसलिए इसे एक अजय दुर्ग जो है वो कहा जाता है। और ये दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग जो है वो मिट्टी से निर्मित है। किससे निर्मित है दोस्तों, मिट्टी से निर्मित है। और मिट्टी से निर्मित राजस्थान का अंतिम दुर्ग कौन सा है, तो वो दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग है। राजस्थान के 2 ही दुर्ग मिट्टी से निर्मित है, एक तो दोस्तों बटनेर का दुर्ग है और एक लोहागढ़ दुर्ग है। ये दोनों दुर्ग जो है वह मिट्टी से निर्मित है। ये थी दोस्तों चर्चा। इसके अलावा सूरजमल जाट के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो जाटों का प्लेटो, जी हाँ दोस्तों नोट करना, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है, सूरजमल जाट को कहा जाता है। जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है, तो वो भी इस सूरजमल जाट को जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून कहा जाता है। ये थी दोस्तों अपने पास में चर्चा भरतपुर के बारे में। एनसीआर में शामिल है लेकिन अंशतः शामिल है। डीग यहां पर स्थित है जिसे जल महलों की नगरी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों 7वां संभाग जून 2005 में बना था वसुंधरा राज्य सरकार के द्वारा। राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है यह भरतपुर। जाट राजवंश का शासन था और यहाँ का जाट राजवंश स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानता है। लोहागढ़ दुर्ग यहाँ पर स्थित है। इसका निर्माण सूरजमल जाट के द्वारा 1733 में करवाया गया था और मिट्टी से निर्मित है यह लोहागढ़ दुर्ग। अजय दुर्ग है, इसको कोई भी जीत नहीं पाया था। ये थी दोस्तों चर्चा भरतपुर के बारे में। इसके अलावा एक पॉइंट और नोट करना आप लोग इस भरतपुर दुर्ग के बारे में कि पूर्व का प्रवेश द्वार, किसका प्रवेश द्वार मेरे दोस्तों, मेरे शेर चितों, मेरे लालो लालियों, पूर्व का प्रवेश द्वार जो है वह दोस्तों इसी लोहागढ़ दुर्ग को, जी हाँ दोस्तों पूछा जाए कि पूर्व का प्रवेश द्वार जो है वो किसको कहा जाता है, तो इसी लोहागढ़ दुर्ग को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये थी दोस्तों चर्चा भरतपुर के बारे में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास जो है वो यहीं पर समाप्त होती है। आज हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों राजस्थान समसामयिकी का प्रथम पार्ट। अगर आप लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट जो है, पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के, तो सारथी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप लोग दोस्तों इसको देख सकते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से जुड़े रहिए सारथी एकेडमी के साथ, सारथी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के साथ। और मेरा विश्वास मान लीजिए दोस्तों इस करंट अफेयर्स को, जी हाँ दोस्तों इस करंट अफेयर्स को जल्द से जल्द धा धू और फाफू, जी हाँ दोस्तों करंट अफेयर्स को जल्द से जल्द धा धू और फाफू हम लोग कर देंगे।
ये थी दोस्तों चर्चा आज की क्लास के बारे में। जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसकी पीडीएफ को आप लोग सारथी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।